हेलो गाइस, सो वेलकम टू द चैनल। मैंने थोड़े दिन पहले जीएस का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने जीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एग्ज़ाम हॉल में। मैंने क्या क्या सोचा था कैसे। तो उसमें कमेंट्स आए थे कि मुझे इस सी सेट का भी एक वीडियो बनाना चाहिए। सो मैंने ये सी सेट का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस लिए हैं, पर उससे एक आपको ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने लास्ट टाइम मैंने 106 स्कोर किया था और इस बार 98.33 अटैम्प्ट किए हैं। पर लास्ट टाइम मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की थी एग्ज़ाम के पहले, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा के। यहाँ पर इस बार मैंने सिर्फ एक या दो फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, वो भी जो ओपन मॉक टेस्ट होते हैं उन्हीं में। और बस एग्ज़ाम में जाने से पहले मैंने थोड़े फार्मूलाज रिवाइज़ कर लिए थे और इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी इसके लिए। तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था इस बार। तो फिर मैंने अराउंड अगर 22 क्वेश्चंस नहीं किए मैंने, तो 58 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे। उसमें से 44 राइट हैं और इनकरेक्ट 44 हैं। मुझे पता था कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट भी होंगे, पर मैं चाहता था कि मेरे जो मैंने अटैम्प्ट किए वो बढ़ जाएं, तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव ही रहूँगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक क्वेश्चंस नहीं मिलाए हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही था कौन सा क्वेश्चन सही था, तो मैं आपके सामने ही पहली बार चेक भी करूँगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया है कौन सा क्वेश्चन सही नहीं किया। तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था। तो इसमें ये दिया था कि x और y की वैल्यू 1/3 और 2 के बीच में है और उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स दिए थे। तो ये क्वेश्चन जब मैंने अटैम्प्ट किया था तो मुझे बहुत टाइम लगा था। ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करने के लिए, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने अलग अलग वैल्यूज़ रखी थी x और y की, और इसमें हम ट्राई करते हैं कि कोई भी एक कंडीशन जो हो वो फेल हो जाए। तो मैंने बहुत सारे कंडीशंस लगाई होंगी, एक दो कंडीशंस लगाई होंगी। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो एक वैल्यू ऐसी रखी जो 1/3 के पास में हो, और एक वैल्यू ऐसी रखोगे जो 2 के पास में हो, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और जो एक वैल्यू ऐसी रखनी कि जो दोनों के एक्स और वाई के बीच में हो, यानी कि 0.33 और 2 है, तो सपोज हम लोग 1 के आसपास की दोनों वैल्यू रख लेंगे कि 1 और 1.1। तो इस तरह से भी रखेंगे तो दोनों एक्सट्रीम और दोनों पास के वैल्यूज, तो इसमें जनरली ना आंसर आ जाता है। तो मैंने इस तरह से किया था। तो इसमें मुझे कोई अलग सा टर्म नहीं, मैंने जब दो लगाए तो उसमें मुझे कुछ अलग सा नहीं दिखा। इसमें मैंने रॉन्ग कर दिया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। बट जैसे कि ये जो आंसर की है मेरा सेट डी था, तो सेट डी में इसका आंसर बी दिया हुआ है, तो ये सही है। तो मैंने जो लॉजिक लगाया था वो लॉजिक सही बैठा था एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये मैंने छोड़ दिए थे उस टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा था ना, पर मुझे पता था कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे और अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं इजीली सॉल्व कर लूँगा। पर उस टाइम पे क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता, क्योंकि मैं और भी बहुत इजी क्वेश्चंस है जो मैं बाद में अटेम्प्ट कर सकता था, इसलिए छोड़ दिया। मैंने सेकेंड और थर्ड इटरेशन में इसको ट्राई किया था। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन ईजी था मेरे ख्याल से। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन नीड्स टू मेजर टू गेट 298 लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इफ द मेजरिंग सिलेंडर्स हैव कैपेसिटी 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर एंड 100 लीटर्स। हमको मिनिमम नंबर करना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हम 100 लीटर वाला जो होगा उसको अगर हम 3 बार कर देंगे तो 300 लीटर हो जाएगा, तो 298 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 100 वाला सिर्फ 2 बार यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद बचे 98, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है 25। 25 में 4 बार कर देता तो 300 हो जाता था, 3 कर सकता था मैं। ऐसे 6 वाला था, फिर जो एक के 5 थे। तो इस तरह से इन सबका अगर मैं टोटल करता था तो 8 और 3 11 और 2 13। तो पहले तो मेरा ये आंसर आया 13, पर मैंने सोचा कि नहीं, ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं कि और भी छोटे छोटे ऑप्शन दिए, तो मुझे एक बार और सोचना चाहिए कुछ। तो अगर मैं मेजरिंग सिलेंडर से कर रहा हूँ तो मैं ये भी तो कर सकता था कि 298 लीटर्स लिए मैंने, और क्या बोलते 298 लीटर्स चाहिए मुझे, तो मैं 3 बार में 300 कर दूँ और उसमें से 2 बार में 1 1 माइनस कर दूँ, तो इससे मेरा 5 बार में ही आ जाएगा आंसर। तो मैंने फिर ये अटेम्प्ट किया। पर मैं ये अटेम्प्ट करने से पहले बहुत सोच रहा था कि क्या मैं इसमें से निकाल भी सकता हूँ कि नहीं। फिर मैंने यही वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें 5 अटेम्प्ट कर दिया और सेकंड में आंसर भी बी है, तो लकीली आई वाज राइट। जो मैंने मुझे बाद में जो क्लिक हुआ था उसके ऊपर। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेट्स, नेमली 1 kg, 2 kg, 5 kg एंड 10 kg। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेज वन कैन मेजर 20 kg इफ इट लिस्ट एट लीस्ट 8 बट नॉट मोर देन 11
ऑफ 1 kg आर टू बी यूज्ड व्हाइल मेजरिंग। इसमें भी ये क्वेश्चन था कि हम लोग 1 kg कम से कम 8 बार यूज़ करना है और मैक्सिमम 11 बार यूज़ करना है। तो मुझे नहीं पता कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी होती होगी। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सेम वैसे इसको भी ऐसे ही करना था कि अलग अलग केसेस बना देता मैं तो, और मैं देख लेता कि कितने केसेस हैं इसमें। पर इसमें ना बहुत टाइम लगता, और मैंने जब इस टाइम पे जब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो बहुत देर लग रही थी, तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको भी मैंने बहुत बार पढ़ा था, कट ऑन सॉलिड्स ऑब्जेक्ट डिवाइड्स द इनटू 2 पार्ट्स में, पर ये मुझे इतना समझ नहीं आया उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करूं और कितना, अगर इस टाइम में मैं कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता हूं इसकी वजह से। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि या जैसे ये वाला क्वेश्चन इजीली मुझे समझ में आ गया, पर इसको सॉल्व करने में मुझे बहुत देर लग रही थी। ये वाला क्वेश्चन था कि जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, जिसमें टाइम लग रहा था मुझे इसके केसेस बनाने में, तो मैंने इसको भी फिर छोड़ दिया। मैंने बोला कि इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मैंने पहली बार ये मैंने पहली बार में ही सॉल्व कर दिया था। इसमें ऐसा था, क्लास एवरेज एक्स इन अ टेस्ट सीरीज इंक्रीजेज बाय 4 व्हेन द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट चेंजेस। इस तरह से कि स्कोर ना 2 बार चेंज हो रहा था, कि पहले 81 को पहले तो 100 रख लिया था उन्होंने 0 के बदले, और फिर 81 56 के बदले, तो ऐसे 2 बार चेंज हो रहा था, तो फाइंड करना था। तो मैंने इसको जो सॉल्यूशन है वो मैंने पेपर में पीछे एकदम आराम से किया था, और इसका आंसर बहुत इजीली आ गया था। तो उस टाइम पे मैं इजीली सॉल्व कर पाया ये क्वेश्चन, और ये काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए होगा तो इसका एक फार्मूला है जो मुझे इसी बार पता चला। पहले तो मैं नॉर्मली हैंड वे में करता था, पर इसका फार्मूला पता चला था मुझे कि करेक्ट इज इक्वल्स टू जो रॉन्ग डेटा होगा प्लस जो करेक्टेड न्यू ऑब्जर्वेशन है माइनस रॉन्ग ओल्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से अगर हम ऐसा कुछ फार्मूला है जो मैंने जो PW है उन PW का ओनली IAS है, उसके ऊपर उस सर ने 1 घंटे का कोई लेक्चर लिया था जिसमें सारे फार्मूलाज बताए थे, तो मैंने वहीं से वो फार्मूला पढ़ लिया था। तो वो ये क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व हो गया। तो मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो में कि मैंने क्या सोचा था और किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी टाइम लग जाएगा, बट ये इजीली हो गया था मुझसे उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट था पैसेज वाले क्वेश्चंस। पैसेज वाले क्वेश्चन में इस बार मैंने कम अटेम्प्ट्स इसलिए भी हैं क्योंकि पिछली बार मैंने कैसे अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, मैंने पैसेज नहीं पढ़ता था, मैं सीधे यहाँ पे ऑप्शंस में आता था और देखता था, दो SARS-CoV-2 and HMPV are similar virus with somewhat different epidemiology. The former became a pandemic because it was novel and people had not been exposed to in the past. तो इससे कुछ ये नहीं पता चला कि बहुत एक्सट्रीम बात लिख दी हो कि मतलब कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा हो इसके। तो इसके लिए ना इसको पढ़ना ज़रूरी है। पर पिछली बार मैंने कैसे किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे जिसमें ना लॉजिक वाइज ही गलत हो जा रहे थे, तो मैं यहीं से उन्हें एलिमिनेट करके सॉल्व कर देता था। पर इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था कि आपको ये पढ़ना पड़ता था, तो मैंने ये पढ़ा था ये पूरा। When SARS-CoV-2 was first detected in 2019, it was truly novel virus for the world. At that time, no one in the world had been exposed to the SARS-CoV-2 or had specific immunity. तो ये मतलब इस पूरे का सार ये था जहाँ तक मुझे अभी याद है कि जो SARS-CoV-2 एकदम नोवल वायरस था, पर HMPV बहुत सालों से चल रहा था इसकी वजह से, इसलिए SARS-CoV-2 का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। पर जो HMPV का क्राइसिस हमें इतना बड़ा दिखता नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने किया था। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला था वो स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो गया था। एंड सेकंड वाला था, 2 वायरस हैव फंडामेंटली डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड शुड नॉट देयरफॉर बी डेल्ट विथ इन अ सिमिलर मैनर। यही इसमें कहा गया, जो लास्ट का ये था पैरा। तो बोथ वायरसेस कॉज डिफरेंट सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स पर्टिकुलरली ओवर द लॉन्ग टर्म एंड द अफेक्टेड पॉपुलेशन सेगमेंट डू नॉट फुल्ली ओवरलैप। यहीं से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इन जनरल HMPV कॉसेस माइल्डर इलनेस विद डेथ्स बिंग वेरी रेयर एंड विथ नो लॉन्ग टर्म। तो इससे ये राइट हो गया था और ये वाला रॉन्ग हो गया था। तो इसमें 2 ओनली था। तो 6th में आंसर B है। ऐसे हमने 5th का चेक नहीं किया था, 5th में भी आंसर B है, तो ये भी राइट था मेरा। नेक्स्ट है इसी में से, टू इवॉल्व द मेथडोलॉजीज फॉर द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और 2 वायरस। इसमें ये पैसेज में जो ये बताता कि इनका इंटेंट क्या है, क्या कहना चाहते हैं। इसमें हमें कुछ ब्रॉडर व्यू लेकर चलना पड़ेगा जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या ये मेथडोलॉजी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए बता रहे थे, तो ये बात सही है क्योंकि दोनों के अलग अलग तरह से वो कॉज हो रहे थे, तो दोनों का जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो भी काफ़ी अलग होगा। नेक्स्ट है, टू स्टेबलाइज द एपिडेमोलॉजिकल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द 2 वायरस। तो ये भी वही है कि हमको सिमिलैरिटी भी पता चल रही थी और डिफरेंसेस भी पता चल रहे थे उसको पढ़ने के बाद में।
नेक्स्ट है टू ऑफर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेमेडीज ऑफ HMPV व्हेन एनालाइज्ड इन कंजंक्शन विद द SARS-CoV-2। तो ये हमको ये था कि कोई भी एक को हमको वो करना था, अगर हमको दो सही पता चल गया तो हमको पता है कि हमको कौन सा सही आंसर है। तो ये वाला जो पॉइंट था मुझे लग रहा था कि ये गलत है, कि ये दोनों ज़्यादा राइट लग रहे थे। इसमें भी मैं उस टाइम पे कंफ्यूज था जब मैं सॉल्व कर रहा था, पर पढ़ने से ये दोनों ज़्यादा सही लग रहे थे। दैट्स वाई मैंने 1 और 2 चूज़ किया था। और 7th का आंसर डी है, तो ये रॉन्ग है मेरा। पर उस टाइम पे मुझे यही लग रहा था कि जो इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बताए थे उसके अंदर, तो जैसा मैंने वीडियो में भी आपको बताया कि मैं तो उस टाइम पे यही सोच रहा था, पर ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन में से HMPV के ऊपर, HMPV हैज हिस्टोरिकली हैड लॉन्गर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टडीज व्हेन कंपेयर टू SARS-CoV-2। ये तो सही है, ये क्वेश्चन में यही लिखा था। और 8th में द टू वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस रिजल्ट्स इन मार्केटली डिफरेंट आउटकम्स अमंग दोस अफेक्टेड। ये भी सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। तो इसमें से एलिमिनेट हो जा रहे थे 3 और 4 एंड 1 और 3। अब मुझे बस देखना था 4, तो फिर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ द टू वायरसेस आर डिसिमिलर एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर बिटवीन दैम। ये सही बात है। अभी इसमें यही बताया कि दोनों का जो इफेक्ट है वो दोनों में अलग अलग है, तो वो अलग अलग तरह से इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने 1, 2 और 3 चूज़ किया। और 8th में बी आंसर है, तो जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल्स x, y and z टेक वैल्यूज 2, 3, 4 और 5 सच दैट देयर वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट if m and n denote the largest possible value and the smallest possible value respectively for this expression and then m minus n will be। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। इसमें था कि x, y, z ऐसी वैल्यू रखते कि तीनों में डिस्टिंक्ट होंगे, अगर कोई भी वैल्यू लेंगे इन चारों में से पर डिस्टिंक्ट होंगे। हमको मैक्सिमम और मिनिमम का फ़र्क बताना है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब x एंड y को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू तभी आएगी जब हम दो मैक्सिमम नंबर को करेंगे। तो सबसे दो बड़े नंबर कौन से थे, 4 और 5। तो 4 और 5 प्लस जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी, अगर 3 को ऐड करेंगे तभी वो सबसे बड़ा नंबर बन पाएगा, तो 23 हो जाएगा। और जब हमको सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो उनके बाद में सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको प्लस कर देंगे। तो 2 × 3 इज 6, 6 + 4 इज 10, तो 23 - 10 9 में सी आना चाहिए, तो 9 में सी आंसर है। सिमिलरली इसी तरह से था ये, इसको सॉल्व करना था हमको। ये प्रोपोर्शनल फाइंड करने थे कि ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल है। मैंने जब फॉर्मूलाज बनाए थे ऐसे कि जे है कि सपोज x, y and z आर वेरिएबल टेकिंग पॉजिटिव रियल नंबर एज देयर पॉसिबल वैल्यूज इफ इट इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² हो गया यहाँ पे, एंड x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। x अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z है तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z² हो जाएगा। तो ये मैंने शायद कहीं लिखा होगा, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z², ऐसे। फिर ना मैंने जगह नहीं थी यहाँ पे तो मैंने पीछे जाके सॉल्व कर दिया था, पर ये इसी तरह से सॉल्व किया था। तो इसमें क्या करना होता है कि y फिर क्या होता है, फॉर z इज इक्वल्स टू 7/25 द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 5 and 50 रिस्पेक्टिवली। तो इफ y इज इक्वल्स टू 98 देन z इक्वल्स 2। तो हमको क्या करना होगा कि फॉर z इज इक्वल्स टू 25 द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 5 and 50। तो हमको इस तरह से सॉल्व करना होगा कि y इज इक्वल्स टू nx² एंड y इज इक्वल्स टू mz²। तो हमको ना एक एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ये वाले डेटा डाल के, कि x की वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा, z की वैल्यू डालूंगा तो, अरे z की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो x की वैल्यू ये है तो मुझे m मिल जाएगा, z की वैल्यू डालूंगा और मेरे को मेरा y है तो मुझे n मिल जाएगा। तो m और n मिल गया तो मैं वापस उसी में इस फॉर्मूला में डाल दूंगा। तो मैं चाहूँ तो ये सॉल्व कर सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किया था मैंने। तो बस ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। तो ये है कि इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² एंड x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, देन फॉर z इज इक्वल्स टू 25। तो फिर मुझे पता है कि z के टर्म में मुझे x और y को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x z के टर्म में कन्वर्टेड है ही पहले से, तो x इज इक्वल्स टू m/z। एंड अगर मुझे y को z के टर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z 1/z², क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो y
इज इक्वल्स टू एम बाय जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, जेड की वैल्यू रखूँगा और एक्स की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है, तो एम इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है जो कि है 5, और जेड कितना है 7/25, तो ये आ गया 5, तो एम इज इक्वल्स टू 7/5 हो जाएगा। और एन की वैल्यू हम रखेंगे, वाई की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 50, तो 50 इज इक्वल्स टू एन, और z कितना है कि तो 49, मतलब 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 25 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 25 कट जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 2 इंटू 49/25। फिर क्या करेंगे, हमको y की वैल्यू दी हुई है और z की वैल्यू निकालनी है, तो सेम इसी में हम वापस उसको रख देंगे, तो y इज इक्वल्स टू n अपॉन जेड स्क्वायर है। y की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है 98, है ना। n की वैल्यू मैंने अभी निकाली यहाँ पर 2 इंटू 49/25 और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो 49 और ये 2, ये 98 कट गया और जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/25 हो गया, तो जेड इज इक्वल्स टू 1/5 आएगा आंसर, तो ये रहा 1/5। तो ये था, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था पर मेरे पास टाइम था, और मतलब ये वाले क्वेश्चन पे मैंने प्रॉपर टाइम दिया क्योंकि इजीली सॉल्व हो सकता था, पर इसको थोड़ा फाइंड करने में देर लग रही थी मुझे उस टाइम पे। नेक्स्ट इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, 10th में बी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, इंडिया इज स्टार्टिंग टू डिप्लॉय AI फॉर क्रिटिकल यूज केसेस सच एज वेदर फॉरकास्टिंग, ये सब। तो इसमें फॉरकास्टिंग, पेस्ट डिटेक्शन एंड कंट्रोल एंड क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइजेशन, हाउएवर पेनिट्रेशन इज लिमिटेड टू अ स्मॉल सब्जेक्ट ऑफ ईच tech-savvy farmers in the US and Europe. Generative AI tools have started offering precision farming at scale integration. Large data sets to provide real-time agronomic insights for at-scale integration and accessibility of AI tools in India. It would be helpful to develop Indian languages-based AI tools for smallholders farmers. Partner with AgTech to create affordable AI solutions and disseminate AI-based advisory services through government programs. तो उसमें बस यही कहना चाहते हैं कि AI अब यूज़ होने लग गया है यूरोप और इसमें तो बहुत ज़्यादा ही होता है, पर इंडिया में भी इसमें भी जो टेक सेवी फार्मर्स है उन्होंने यूज़ कर दिया है, पर हमको अब स्केल पर लाना पड़ेगा अगर हमको इंडिया में यूज़ करना है, और अगर उसके लिए करना है तो हमको स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स है उनको उनकी लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कुछ इसका ऐसा ओवरऑल आइडिया है। तो ये है कि इसमें कुछ एजम्पशंस दिए हैं हमें। द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज़ मार्च्ड अहेड इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ स्केल फैसिलिटेटेड बाय द अडॉप्शन ऑफ AI टूल्स। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से हुआ है, तो मुझे लगा कि हुआ है, तो मैंने उसको सही कहा। अफोर्डेबल AI टूल्स आर रेंडर्ड अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेज कैन हेल्प। कैन की बात है तो ऑब्वियसली कैन में हमेशा सही होता था, अब हम लोग इसको थोड़ा कर सकते हैं कि ये सही ही होगा, तो लोकल लैंग्वेजेस में होगा तो हमको फ़ायदा होगा, तो सही बात है। तो जब मुझे 1 और 2 सही लगे तो मुझे लगा कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो मैंने 1, 2 और 3 कर दिया है। 11 में आंसर डी है। तो मैंने जो ये सोचा था कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ रहा है, तो मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से फ़ायदा हो रहा है, पर एक्चुअली में जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर कि हाउएवर पेनिट्रेशन इज लिमिटेड टू अ स्मॉल सबसेट ऑफ टेक सेवी फार्मर्स इन द US एंड यूरोप, जनरेटिव AI टूल्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग प्रिसीजन फार्मिंग एट द स्केल एट इंटीग्रेटिंग लार्ज डेटा सेट टू प्रोवाइड रियल टाइम एग्रोनॉमिक्स इंसाइट्स। तो मुझे लगा कि ये जो डेटा है कि फार्मिंग एट स्केल है, इस वजह से मैंने इसको सही कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज़ मार्च्ड अहेड इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल फैसिलिटेटेड बाय द अडॉप्शन ऑफ AI टूल्स। पर इसमें जो UPSC ने कहा है कि 2 और 3 राइट है, तो 1 जो होगा वो रॉन्ग होगा। मुझे नहीं पता कैसे रॉन्ग है ये, बट दे हैव टोल्ड अस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, पर इसके लिए फिर हमें अटेम्प्ट्स बढ़ाने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हमको उसको टैकल करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, टेक सेवी फार्मर्स विल ड्राइव द एगटेक कंपनीज ऑफ द फ्यूचर। अब मुझे पता नहीं कि ड्राइव करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत ही एम्बिगियस सा स्टेटमेंट है। इसमें भी इन्होंने लिखा है कि टेक सेवी फार्मर्स को यूज़ करने में आसानी होती है, वो लोग यूज़ करते हैं एगटेक को, पर क्या ये करेंगे ऐसा, ये हमें नहीं पता, स्टेटमेंट से तो नहीं पता चला था, तो मैंने इसलिए इसको कुछ मार्क नहीं किया था। द डेवलपमेंट ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर द यूज़ ऑफ AI टूल्स इन एग्रीकल्चर वुड बी हेल्पफुल। तो ये सही बात है, पर क्योंकि हमें इसमें नॉट करेक्ट फाइंड करना था, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, तो मैंने 2 रॉन्ग कर दिया। जब 2 रॉन्ग किया तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर इन द US एंड यूरोप AI टूल्स हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो क्या पूरा रिप्लेस कर दिया है? तो नहीं किया है।
तो हमको नॉट फाइंड करना है, तो ये राइट है, तो 3 तो आंसर में होगा ही, तो 2 पहले से ही चला गया था, और ये 3 तो वैसे ही फिर मतलब लॉजिकली फिर बैठ ही रहा है कि इसमें आंसर में होगा। फिर द इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट्स फॉर यूज इन रियल टाइम एग्रोनॉमिक्स एनालिसिस इज ऑलरेडी अ रियलिटी। क्या ये ऑलरेडी रियलिटी है कि लार्ज डेटा सेट अब रियल टाइम एग्रोनॉमिक्स एनालिसिस में आ चुके हैं? तो ये सही बात है कि ये रियलिटी तो है कि हम इसको कर पा रहे हैं। तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 4 इज करेक्ट, तो ये हमारे आंसर का पार्ट तो नहीं होगा, तो 4 को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो 1 and 3, तो फिर 3 बचता है, तो फिर मैंने 50-50 चांस लेकर 1 and 3 किया होगा, और 12th में ए सही है। फिर ये वाले क्वेश्चन जिसमें हमको रैंक लगाना होता है, तो ये बहुत ही ईजी था मेरे ख्याल से। इसमें कैसे करना होता है हमको कि जैसे कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, पर जैसे जैसे कि रैंक लगानी थी तो 1 2 3 4 5 लिख दिए मैंने। अब जैसे सपोज 1 पे आर ही दिया हो तो मैं आर लिख दूंगा, यहाँ पे लिखा होगा कि टी भी हो सकता है क्यू भी हो सकता है, तो मैं दोनों लिख दूंगा। और सपोज इन्होंने लिखा होगा 4th पे भी मतलब 4th पे इन्होंने लिखा था, 5th पे लिखा था कि एस और टी हो सकता है पर क्यू नहीं होगा, तो इस तरह से सॉल्व करना था उस क्वेश्चन को कि एस और क्यू हो सकता है। तो इसमें से हमें जो स्टेटमेंट दिए थे फिर वो स्टेटमेंट की वैल्यू रख के देखने की, एस 3 पर है तो क्या जितने भी इन्होंने ये बताए वो सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है कि अगर तुमने ध्यान से सॉल्व कर दिया ना तो ये मतलब सही ही होता है, मतलब सही करके देगा ये आंसर, तो ये कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था 2 आइडेंटिकल स्ट्रेट रॉड्स वाला, ये मेरे को इतना समझ में नहीं आया था एग्जाम में, जब मैं एग्जाम में कर रहा था टाइम भी कम था, तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था और फिर मैंने इसको जाने दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन हम जाने भी दे सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट वी हैव टू नो इन द एग्जाम हॉल कि कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना चाहिए और कब उसको छोड़ देना चाहिए। सेम क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा था, मैंने इसको काफ़ी सॉल्व भी किया था, पर बहुत ही एम्बिगियस से कुछ स्टेटमेंट थे मुझे समझ में नहीं आ रहे थे उस टाइम पर। ये लास्ट के 10 मिनट्स की बात है जब मैंने ये 14-15 ऐसे क्वेश्चंस लेकर बैठा था कि कार में कौन से कहाँ पे बैठेंगे। मैंने सब किया था कि एक्स वाई जेड 3 तरह की कार होंगी, तो बी और वाई एक साथ नहीं बैठेंगे और इस तरह से होगा, पर ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 4 स्टेटमेंट्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इसमें स्टेटमेंट था, तो ये स्टेटमेंट बहुत इजी था कि जब x होता है करेक्ट तो z रॉन्ग होता है, इस तरह से अगर x इज इनकरेक्ट सो z भी इनकरेक्ट है, y इज इनकरेक्ट तो w करेक्ट है, w अगर करेक्ट है तो x भी करेक्ट है, x इनकरेक्ट है। तो अगर x इज करेक्ट सो देन सो इज y, तो अगर x रॉन्ग है तो z रॉन्ग है, ये लिखा है। पर अगर क्या बोलते हैं तो करेक्ट होगा, x करेक्ट होगा, उसके बारे में कुछ नहीं दिया है। तो अगर इन्होंने ये लिखा था कि x इज रॉन्ग, उसके ऊपर करना होता तो हम ये कर सकते थे इन्फ्रेंस कि x से z रॉन्ग है और z से ऐसे करके कर सकते थे। पर अगर इन्होंने x राइट होगा उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट को बस हमको ना इसमें एक रॉन्ग केस फाइंड करना होता है, तो मैंने इसमें ये रॉन्ग केस फाइंड कर दिया था, तो 1 एलिमिनेट हो गया था यहाँ से। फिर यहाँ पे इफ z इज करेक्ट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट y इज करेक्ट। अगर z करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं कि y करेक्ट होगा, ऐसा कुछ हमें पता चल रहा है क्या इन्फ्रेंस से, तो नहीं पता चल रहा था इससे। इसको अगर चेक करने के लिए ऐसे कर सकते थे कि जैसे कि w करेक्ट है तो x रॉन्ग है, अगर x रॉन्ग है तो z रॉन्ग है, z रॉन्ग है तो इस तरह से। पर इसमें z करेक्ट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट y इज करेक्ट। जब ये भी होता है ना कि नॉट नेसेसरी वाला, तो जनरली जो नॉट नेसेसरी कैन कुड ये सब क्वेश्चंस में होते हैं, तो जनरली ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सही होती हैं। तो मैंने 16th में बी को राइट किया था और 1 को रॉन्ग किया था, अरे मतलब 1 ओनली को रॉन्ग किया था, 2 को राइट किया था। तो 16 में आंसर क्या है, 16 में ए आंसर है, तो 16 में ये आएगा। तो जो मैंने लॉजिक बैठाया है वो ऑब्वियसली रॉन्ग है, पर मुझे नहीं पता कि इसका राइट लॉजिक क्या है, मतलब ये देखना पड़ेगा। पर ये लॉजिक मैंने एग्जाम में बैठाया था और मतलब ये दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। फिर ये वाला भी क्वेश्चन था रनर्स वाला, ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था, ट्राई किया था सॉल्व करने का, पर टाइम की कमी थी तो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट है इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट attempted all the question and got a score of 69. Had he been awarded 4 marks for a correct answer and a 1 mark deducted for a wrong answer, so he would have scored 84. तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो 5x कर दो और नेगेटिव के 2y हो जा रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर वो 4x मतलब ये मैंने मल्टीप्लाई किया था 4x हो रहा है और रॉन्ग होने पे 1 into y हो रहा है, तो उसके मार्क्स कितने आ रहे, तब उसके मार्क्स आ रहे हैं देन उसके मार्क्स आ रहे थे 84।
तो बस हमको ये 2 सॉल्व करने थे, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8x हो जाएगा 2y, और ये 168 हो जा रहा था। तो फिर इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू जो करेक्ट आ रहा था वो 33 क्वेश्चन आ रहे थे। और फिर इसको जब मैंने वैल्यू में वापस रखा तो मेरा ये हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द क्वेश्चन पेपर 81 आ गया। नेक्स्ट ये जुवेनाइल जस्टिस वाला जो है, इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस थे। ओनली अ सीरियस ऑफेंस as categorized by the revised JG Act justifies the transfer of a case to the adult judicial system। ये राइट है, ये मैंने उसमें पढ़ा था। इसका आंसर क्या दिया, 19 में बी दिया है, 2 ओनली आएगा। पर मैंने जब पढ़ा था इसमें ये ओनली, मैं अभी बताता हूँ मैंने क्या सोचा था कि ओनली अ सीरियस ऑफेंस एज द कैटेगराइज्ड बाय द रिवाइज JJ एक्ट जस्टिफाइज द ट्रांसफर ऑफ अ केस टू द एडल्ट जुडिशियल सिस्टम, है ना। क्योंकि ये ओनली लिखा है तो हो सकता है कि ये मेरा रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा था ऐसा ही, द JJ एक्ट अमेंडेड इन 2021 नाउ कैटेगराइजेज एन ऑफेंस दैट हैज नो मिनिमम सेंटेंस बट हैज अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 7 years और मोर as a serious offense which nonetheless in the opinion of the activist does not merit the transfer of a case to adult criminal। ओके। तो यहाँ पे ना डज नॉट लिखा है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो डज नॉट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर मैंने शायद अच्छे से पढ़ा नहीं होगा उस टाइम पे एग्ज़ाम प्रेशर के हिसाब से, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया था। पर ये सही है, ओनली की वजह से नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो मतलब आपको पता चला कि उस एग्ज़ाम हॉल का जो टेंशन होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। लास्ट है 20th नंबर का क्वेश्चन, ये भी इसके ऊपर है। इफ मैंने इसमें क्या किया है, सी किया है और ये करेक्ट है इसमें। तो इफ एन ऑफेंस हैज नो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड हीनियस एज पर द JJ एक्ट। तो ये सही था कि मिनिमम उसमें बताना चाहिए कि मिनिमम कितने साल का पनिशमेंट है। 7 years का अगर पनिशमेंट होगा तभी वो हीनियस क्राइम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम हीनियस ऑफेंस इज वन विद अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years। और एज पर द JJ एक्ट 2021 जो अमेंडमेंट हुई थी, एन ऑफेंस फॉर विच देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 7 years और मोर बट नो मिनिमम सेंटेंस इज टू बी कंसिडर्ड एज अ सीरियस ऑफेंस। तो इन्होंने ये कहा था कि उसको सीरियस ऑफेंस की तरह हमें लेना है अगर इस तरह से, पर उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस में डाल देंगे जो इसमें था, पर उसको सीरियस ऑफेंस काउंट करेंगे तो वो सही बात थी, तो हम उसको टिक करेंगे। तो बोथ 1 and 2 था। तो मैंने इस तरह से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो आपने देखा कि कुछ कुछ पढ़ने में भी गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते, मैंने पढ़ के छोड़ दिए थे। मैंने ट्राई करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो छोड़ दिए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने बहुत ट्राई किया था। जैसे कि एक और क्वेश्चन था जो ये वाला क्वेश्चन था, वो मैंने बहुत ट्राई किया था, पर इन द एंड उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकलना पड़ता है। और ये सब मैंने सेकंड में ट्राई किए थे। फर्स्ट में तो मैं आगे जाता गया था, जो इजी क्वेश्चन था फर्स्ट में मैंने ये वाला कर दिया था, ये कर दिया था फर्स्ट ट्राई में। जितने पैसेज वाले क्वेश्चन है वो मैंने सब फर्स्ट में कर दिए थे। मुझे राइट या रॉन्ग से नहीं था, मुझे ये था कि मैं जितने ज़्यादा पैसेज के क्वेश्चन करूँगा तो मैं खुद को एक चांस दूंगा कि मैं ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैं ज़्यादा स्कोर कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कौन सा ये सही कर देंगे कौन सा ये गलत कर देंगे। बहुत बार हमारे लॉजिक सही नहीं भी बैठते हैं, बट दिस वे मैं अपने आप को चांस ज़्यादा दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मेरे को उस टाइम पे लगा था ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, पर क्योंकि इन्होंने 16 का ए दिया है तो जो मैंने लॉजिक बैठा है उसका एकदम उल्टा लॉजिक होगा। सो यही मैं आपको बताना चाहता था कि उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था। सो थैंक यू सो मच। CSET का पेपर ऑब्वियसली टफ था। जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे पता था कि CSET का पेपर टफ है, तो इससे बहुत सारे लोग होंगे जो एलिमिनेट हो जाएंगे, और मुझे अपना काम रखना है जिससे कि मुझे बस 40-45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देने हैं, जिससे कि मुझे पता कि मैं नेट 28 क्रॉस कर पाऊँगा। पूरे कोई चांस नहीं रहेगा गलत मतलब बाहर जाने का। तो उस टाइम पे भी मैंने एकदम आराम से चल होकर सॉल्व किए थे। मैंने एकदम प्रॉपर टाइम दिया था उन क्वेश्चंस को जो इजी हैं, उनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। सो दिस वाज माय एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी। मैंने एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन, और ये पेपर टफ था। और PW का जो फैकल्टी हैं मेरे को वो अच्छे लगे थे। उन्होंने जो थोड़ी ट्रिक्स बताई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और पैसेज वाले को जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ की प्रैक्टिस होगी। जो UPSC के क्वेश्चंस होते हैं ना, PYQs, उसी को आप सॉल्व करना। मैंने लास्ट टाइम बहुत सारे सॉल्व किए थे, इस टाइम कुछ नहीं किया था, पर वही सॉल्व करेंगे तब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में वो कहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं।
सो ये मेरा लास्ट वीडियो था जो प्रीलिम्स के ऊपर था। मैं चाहता था कि आज संडे को सब ख़त्म हो जाए, कि इसके बाद सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन रहे, पर ये बाकी था और इसके कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सोचा कि आज पढ़ने का भी इतना मन भी नहीं कर रहा था इस टाइम पे, तो मैं सोचा कि क्यों ना ये वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे बताइए, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं और भी क्या बेटर कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई कमी लगी हो। मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह की भी नहीं है, मैंने बस ये बताया कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। मैंने इसमें ये नहीं बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सो होपफुली उसका आपको अच्छे से कहीं से गाइडेंस मिल जाए कि कैसे सॉल्व करना है। मुझे भी नहीं आता है कैसे सॉल्व करना है, मैंने बस ये बताया कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो जिसमें मैं मेंस की प्रिपरेशन बता रहा हूँ आगे की। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विथ मी, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।